तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। प्रशासनिक संस्थाओं की परिभाषा से हम लेते हैं कि प्रशासनिक संस्था है क्या आखिर। तो प्रशासनिक संस्था की परिभाषा की यदि हम बात करें तो वो सिंपल है। प्रशासनिक संस्था राज्य या सरकार के कार्यों और संगठन से संबंधित होती है। पहली चीज तो यह है कि यह राज्य या सरकार जो है हमारी, उसके कार्यों या संगठन से संबंधित होती है। सीधे साधे शब्दों में कहूँ तो एक प्रशासनिक संस्था सरकार का एक विशेष कार्य करने के लिए स्थापित की जाती है। सरकार के जो विभिन्न कार्य हैं उन विभिन्न कार्यों को करने के लिए अलग अलग प्रशासनिक संस्थाएं बनाई गई है। अभी जब हम इन प्रशासनिक संस्थाओं के प्रकार देखेंगे तो आपको ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगा। ये तो विशेष कार्य करने के लिए बनाई जाती है। और एक खास बात यह है कि सभी का उद्देश्य, अंतिम जो उद्देश्य है कि क्यों बनाई गई है प्रशासनिक संस्थाएं, सभी का अंतिम उद्देश्य होता है वो है जन कल्याण। ये बात आप ध्यान रखें। तो परिभाषा बिल्कुल सिंपल हो जाएगी प्रशासनिक संस्था की कि ये राज्य या सरकार के संगठन और कार्यों से संबंधित होती है। प्रत्येक प्रशासनिक संस्था एक विशेष कार्य को संपादित करती है और इनका अंतिम जो लक्ष्य या उद्देश्य होता है वो होता है एक जन कल्याण में वृद्धि करना या जन कल्याण को फुलफिल करना। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कि प्रशासनिक संस्थाओं के प्रकार कौन कौन से हैं। तो हम लोग इसको समझेंगे, इनके प्रकार को। यदि प्रकार आप समझ जाते हैं तो प्रशासनिक संस्थाओं की परिभाषा भी आपके दिमाग में मूर्त हो जाएगी। आपको जो अभी परिभाषा जो मैंने बताई है उसमें कुछ ऐसा लगा होगा कि यह जो है परिभाषा पूरी तरह समझ में नहीं आ रही है। तो हम लोग देखते हैं इनकी 4 प्रकार। प्रशासनिक संस्थाओं का पहला प्रकार है वो है संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस। संवैधानिक संस्थाएं वह हैं जिनका विवरण संविधान में दिया गया है, यानी इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, इनके कार्य क्या होंगे, इनका उद्देश्य क्या होगा, इनसे संबंधित विभिन्न प्रावधान जो है, प्रोविजंस हैं, वो सब के सब संविधान में दिए गए हैं। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं निर्वाचन आयोग। ये एक संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग जिसे आप कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम ले सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग, जो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, लोक प्रशासन सेकंड के पेपर में हमारा संघ लोक सेवा आयोग था। यह है निर्वाचन आयोग के ऊपर हम अलग से टॉपिक है, इसमें संघ लोक सेवा आयोग के ऊपर भी अलग से टॉपिक है, उसको देखेंगे। इसके अतिरिक्त हमारी मंत्री परिषद हो सकती है, वो भी एक संवैधानिक संस्था है। हमारी संसद हो सकती है, वो भी एक संवैधानिक संस्था है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संवैधानिक संस्था है। इसके अतिरिक्त जो है एक संवैधानिक संस्था और है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये भी एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत अनुच्छेद 280 के तहत, वो भी एक संवैधानिक संस्था है। तो संवैधानिक संस्थाएं वह हैं जिनका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है, जिनके संगठन, जिनके कार्य, उद्देश्य और अन्य जो प्रावधान है इनसे संबंधित, वो सब के सब हमारे भारत के संविधान में है। या किसी भी देश के संविधान में यदि संवैधानिक किसी संस्था का उल्लेख किया जाता है तो वो संवैधानिक संस्था कहलाती है। दूसरी जो संस्था है इसमें बड़ी महत्वपूर्ण, वो है वैधानिक संस्था। वैधानिक संस्था सेकंड नंबर है। वैधानिक संस्थाएं कौन है? वैधानिक संस्थाएं वह हैं
जिनका निर्माण संसद या राज्यों के विधानमंडलों द्वारा, राज्यों के विधानमंडल आप समझते हैं, कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जिसमें एक विधान परिषद होती है और एक विधानसभा होती है, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में केवल एक सदनात्मक विधानमंडल ही है, उसमें केवल एक सदन होता है, विधानसभा। तो राज्यों के विधानमंडल या हमारे देश की जो संसद है उसके द्वारा पारित कानून या विधान या अधिनियम, यानी पारित कानून के द्वारा जो संस्था स्थापित होती है उसको कहते हैं हम वैधानिक संस्था। यानी संसद, सिंपल याद रखना है कि संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित कानून के अंतर्गत स्थापित संस्थाएं कहलाती है वैधानिक संस्थाएं। इनके कार्य क्या होंगे, इनका संगठन कैसा होगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, उद्देश्य क्या होंगे, अन्य प्रावधान क्या होंगे, ये सब के सब उसमें दिए हुए होते हैं। उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। एक 1935 में पारित एक अधिनियम के माध्यम से इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और वैधानिक संस्थाओं के उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ठीक है, इसी प्रकार सीआईसी, केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, इस प्रकार से ये संस्थाएं, यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये सब की सब वैधानिक संस्थाएं हैं, क्योंकि इन सब का निर्माण संसद द्वारा पारित एक विशेष कानून के अंतर्गत हुआ है। तीसरी जो संस्थाएं हमारी आती है वो आती है कार्यकारी आदेश द्वारा निर्मित संस्थाएं। कार्यकारी आदेश द्वारा निर्मित संस्थाएं या प्रशासनिक संस्थाएं। तो ये कार्यकारी आदेश द्वारा निर्मित प्रशासनिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहले तो ये देखेंगे ये बनती कैसे हैं। ये केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है और उस आदेश के माध्यम से इन संस्थाओं का निर्माण या स्थापना होती है। कुछ ऐसे संस्थाएं हैं, उनमें सबसे लोकप्रिय है हाल ही में निर्मित नीति आयोग। नीति आयोग इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है, अभी कुछ ही समय पूर्व बना, और इससे पहले था योजना आयोग। और योजना आयोग के साथ ही एक अन्य संस्था और बनी थी, एनडीसी, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। इसी प्रकार से केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, ये सब के सब जो संस्थाएं हैं ये केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए एक विशेष आदेश, जिसे हम कहते हैं कार्यकारी आदेश, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, उसके द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं, इसलिए इनको कार्यकारी आदेश द्वारा निर्मित संस्थाएं कहते हैं। अंतिम जो प्रकार है प्रशासनिक संस्थाओं का, वो वास्तव में कोई सेपरेट प्रकार नहीं है, वो इन्हीं तीनों प्रकारों का मिक्सचर है। इसको हम कहेंगे परामर्शकारी संस्थाएं। परामर्शकारी संस्थाएं या परामर्शदायी संस्थाएं, एडवाइजरी बॉडीज हैं ये, और ये संवैधानिक भी हो सकती है, वैधानिक भी हो सकती है, और कार्यकारी आदेश द्वारा निर्मित भी हो सकती है। इनका मुख्य कार्य है वो है सरकार को परामर्श देना। किस विषय पर? उस विषय पर जो इनको सौंपा जाए, जिसके लिए इनका निर्माण हुआ है। उदाहरण के रूप में यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, ये परामर्श देती है कार्मिक मामलों पर, यानी जो पर्सनल मामले हैं केंद्र सरकार के। आप जानते हैं 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इनसे संबंधित केंद्रीय जो सेवाएं होती है, उनसे संबंधित
मामलों पर उनकी भर्ती है, उनके पदोन्नति है, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई है, इनसे संबंधित मामलों पर यूपीएससी केंद्र सरकार को परामर्श देता है। इसके अतिरिक्त और देखिएगा कुछों को और मामले हैं। यूजीसी, अब यूपीएससी एक संवैधानिक प्रशासनिक संस्था है, लेकिन यूजीसी जो है वो एक वैधानिक संस्था है, लेकिन ये उच्च शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को परामर्श देती है। अभी हाल ही में इस कोरोना काल में, लॉकडाउन काल में ये काफ़ी चर्चित संस्था रही है। आपने देखा होगा परीक्षाओं को लेके समय समय पर इसके द्वारा जो है गाइडलाइंस और सरकार को परामर्श दिए जा रहे हैं। इसके बाद एक और प्रशासनिक संस्था ले सकते हैं हम, वित्त आयोग। यस, वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग ये पुनः संवैधानिक संस्था है, आप जानते हैं। लेकिन वित्त आयोग क्या करता है? वित्त आयोग जो केंद्र सरकार को जो कर राजस्व प्राप्त होता है, केंद्र सरकार द्वारा जो कर लगाए जाते हैं, उनमें सबसे लोकप्रिय कर जैसे आयकर, तो केंद्र सरकार द्वारा जो कर लगाए जाते हैं जनता पे, उससे सरकार को जो इनकम प्राप्त होती है, उस इनकम को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में विभाजित कैसे किया जाए, इससे संबंधित सुझाव वित्त आयोग देता है। तो आप अब समझ गए होंगे ये सभी परामर्शकारी संस्थाएं हैं। और जब बात परामर्श की आती है, वहाँ एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि इनके द्वारा केंद्र सरकार को जो परामर्श दिए जाते हैं, उनको मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्य नहीं है, लेकिन प्राय केंद्र सरकार इनके परामर्श को मानती है। तो इस प्रकार से हमने ये 4 प्रशासनिक संस्थाएं प्रकार देखे। अगला हम पॉइंट लेते हैं, छोटा सा पॉइंट। कुछ छोटे छोटे प्रश्न आते हैं आपके भाग ए में, 2 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं 20 शब्दों वाले, उनके कुछ 3-4 प्रश्न हम जल्दी से देखते हैं। पहला है हमारा एक प्रश्न, लोकतंत्र। ये तो आप खूब पढ़ते हैं, शुरू से ही पढ़ते आए हैं। लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन द्वारा जो परिभाषा दी गई है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, वो आप पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ हम थोड़ी सी डिटेल में इसको देखना है, ज़्यादा भी नहीं, डिटेल में। सिंपल, लोकतंत्र का अर्थ होता है, एक शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का शासन। सिंपल है बिल्कुल, लोगों का शासन। ये अब लोगों का शासन का अर्थ हुआ कि शासन जो है, यानी जो सरकार का संचालन है, उसमें लोगों की भागीदारी, लोग भागीदारी लेते हैं उसमें। भागीदारी लेने के 2 तरीके हैं, एक है प्रत्यक्ष और एक है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ हुआ कि लोग स्वयं डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय होते हैं सरकार के, उनमें स्वयं भाग लेते हैं। उदाहरण के रूप में स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको दिखाई देता है, जहां लोग सरकार से संबंधित जो निर्णय होते हैं, जो सरकार जनता से संबंधित, देश से संबंधित जो भी डिसीजंस करती हैं, उनमें जनता की भागीदारी होती है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जैसे भारत, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे कहते हैं जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन के निर्णयों में, शासन के संचालन में भागीदारी नहीं निभाती, लेकिन अपने द्वारा कुछ प्रतिनिधि चुनकर भेजती है और वे प्रतिनिधि डिसीजन करते हैं। हम जानते हैं हमारे यहाँ लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं। हम अपने प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं और वह प्रतिनिधि जो है सरकार का निर्माण करते हैं और निर्णय लेते हैं। तो लोकतंत्र का सीधा साधा अर्थ याद रखना है, शाब्दिक अर्थ लिखना है पहले, लोगों का शासन, यानी शासन की ऐसी प्रणाली जिसमें लोगों की भागीदारी हो। अब भागीदारी के 2 तरीके, देयर आर 2 वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। पहला है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, और फिर है इनडायरेक्ट। ठीक, अगला जो पॉइंट है वो है हमारा लोकतांत्रिक समाज। लीजिए साहब, लोकतांत्रिक समाज, तांत्रिक समाज, समाज। अब लोकतांत्रिक समाज कौन सा समाज हुआ? लोकतांत्रिक समाज का अर्थ है
पहले तो हम सिंपल बात है कि समाज ऐसा हो कि उसमें लोकतंत्र आ जाए, ये सिंपल बात है। यानी समाज में लोकतंत्र के गुण विद्यमान हो। अब लोकतंत्र के गुण में सबसे बढ़िया गुण है और वो है समानता, यानी किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। यदि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को एक समान इकाई माना जाता है, उसके साथ जाति, लिंग, क्षेत्र, भाषा आदि आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाता है, तो हम कहेंगे वह समाज है लोकतांत्रिक समाज। यानी उसको समानता प्राप्त होती है, अवसर की समानता प्राप्त होती है, और संसाधनों पे जो अधिकार है वो भी उसका समान है। इस प्रकार की समानता यदि किसी समाज में हो तो हम उसको कहेंगे लोकतांत्रिक समाज। उसके बाद एक टर्म और आ रहा है, जो दूसरा टर्म है वो है समाजवादी समाज। अब ये दूसरा टर्म आया, समाजवादी समाज। समाजवाद का अर्थ क्या है? सिंपल है बिल्कुल। समाजवाद का अर्थ है कि देश के जो संसाधन है, संसाधन किसके? उत्पादन के। यदि आपने थोड़ा सा अर्थशास्त्र पढ़ा हो किसी क्लास में, 11th में, 12th में, तो आप या अभी पढ़ रहे हो तो आप देखेंगे कि उत्पादन के 4 साधन है। उत्पादन के 4 साधन है: श्रम, भूमि, पूंजी और साहस। ये 4 साधन उत्पादन के होते हैं। इन पे जो नियंत्रण होता है वो सरकार या राज्य का होता है, तो उस समाज को हम कहेंगे समाजवादी समाज। एक फिर आया है लोकतांत्रिक समाजवादी समाज। अब दोनों को जोड़ दिया है, लोकतांत्रिक और समाजवादी को, दोनों को जोड़ के एक नया समाज बनाया है, लोकतांत्रिक समाजवादी समाज। लोकतांत्रिक समाजवादी समाज सिंपल है कि समाजवाद के भी गुण हो और लोकतंत्र के भी गुण हो, दोनों प्रकार के गुण यदि समाज में विद्यमान है तो हम कहेंगे ये लोकतांत्रिक समाजवादी समाज है। ऐसे समाज की खास बात यह है कि इस समाज में ध्यान रखिएगा, एक है कार्ल मार्क्स का समाजवाद, कार्ल मार्क्स और लेनिन का समाजवाद। कार्ल मार्क्स लेनिन का समाजवाद जो है उग्र है, वो जो है क्रांति के माध्यम से परिवर्तन चाहता है, लेकिन लोकतांत्रिक समाजवादी समाज ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक समाजवादी समाज नियम, कानून, संविधान को सर्वोपरि रखता है और शांतिपूर्वक समाजवादी समाज के मूल्यों की स्थापना उसमें की जाती है। तो आप सबने कुछ चीज़ें सीखी, कुछ बेसिक टर्म्स और प्रशासनिक संस्थाओं के प्रकार देखे। ये छोटे प्रश्न मुख्य रूप से आते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक थोड़े से बड़े प्रश्न कंपैरेटिवली, कि एक समाजवादी, लोकतांत्रिक समाजवादी समाज जो हमारा है जैसे भारत, उसमें प्रशासनिक संस्थाएं क्या भूमिकाएं निभाती हैं, क्या कार्य करती हैं। धन्यवाद।